नमस्कार, टीवी 9 भारत वर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बहुत बड़ी खबर से। देश के 2 राज्यों में ईडी का बड़ा एक्शन जारी है। पटना से लेकर रांची तक भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। पटना से रांची तक पूछताछ का दौर चल रहा है। ईडी का तेजस्वी और हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा है। तेजस्वी ईडी ऑफिस पहुंचे हैं तो सोरेन पिछले 30 घंटे से मीडिया से दूर हैं। ईडी के पास सवालों की लंबी लिस्ट भी तैयार है जिनके जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। और आज की सबसे बड़ी सियासी खबर पर हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता मौजूद हैं। पटना ईडी ऑफिस से रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली ईडी ऑफिस से जितेंद्र शर्मा, तो दिल्ली हेमंत सोरेन के घर से पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बता दें आपको बड़ी खबर, दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के घर ईडी रेड पर बड़ी खबर है। सोरेन के घर से 36 लाख रुपए कैश बरामद किए गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। BMW कार को भी ईडी ने सीज कर लिया। तो जो दिल्ली आवास है हेमंत सोरेन का, वहां से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईडी ने छापेमारी कर 36 लाख कैश बरामद किया। इसके अलावा बताया जा रहा है BMW कार को भी ईडी की ओर से सीज कर लिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ईडी के रडार पर हैं। ईडी उनकी तलाश कर रही है। हालांकि हेमंत सोरेन की तरफ से जो ईमेल भेजा गया उसमें कहा गया है कि 31 जनवरी को वो खुद रांची के ईडी ऑफिस के अंदर अधिकारियों के सामने पेश होंगे। लेकिन इस बीच जो कल हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, उनके तमाम ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। वहां पर बताया जा रहा है कि कैश बरामद किया गया है। इसके अलावा एक BMW कार भी जब्त की गई है। ईडी की टीम लगातार हेमंत सोरेन से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईडी का अभी तक हेमंत सोरेन से कोई संपर्क नहीं हो पाया। उधर हेमंत सोरेन ने झारखंड में जितने भी उनके विधायक हैं, इसके अलावा जो उनके करीबी हैं, उनकी एक आज बैठक बुलाई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि खुद उसकी अध्यक्षता हेमंत सोरेन करेंगे। लेकिन ईडी का उधर दावा है कि अभी तक हेमंत सोरेन ईडी के हाथ नहीं लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कार कल बरामद की गई BMW कार शांति निकेतन स्थित हेमंत सोरेन के आवास से, वो कार इस वक्त ईडी के दफ्तर के अंदर खड़ी हुई है। ये BMW कार जिसके ऊपर हरियाणा का नंबर डला हुआ है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन इस कार का इस्तेमाल कर रहे थे। और इसके अलावा जाँच के दौरान ये भी पता चला है कि दरअसल ये वो कार है जो कि अवैध तरीके से जो रकम कमाई गई इस जमीन घोटाले के दौरान उससे खरीदी गई है। और इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल ने आला अधिकारियों को बुलाया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। झारखंड के डीजीपी राजभवन पहुंचे हैं गृह सचिव और मुख्य सचिव भी। तो झारखंड में किस तरीके से हलचल बढ़ रही है ये आपको हम बता रहे हैं। इस बीच बता दें, सूत्रों के हवाले से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां सड़क मार्ग से सीएम आवास पहुंचे हेमंत सोरेन। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं, सीएम हाउस में होनी है महागठबंधन के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन को करनी है। ऐसे में सड़क मार्ग से वो पहुंचे हैं सीएम हाउस। अब आपके लिए समझना यह भी जरूरी है कि जमीन घोटाले में कैसे फंसे हैं हेमंत सोरेन। जानकारी आपके सामने रख दें। दरअसल रांची में सेना की 4.55 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त हुई, ये है जानकारी सामने। फर्जी नाम और पते आधार पर खरीद फरोख्त का आरोप उन पर लग रहा है। रांची नगर निगम की शिकायत पर ईडी ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया। बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया। उप निरीक्षक के घर और फोन से कई सरकारी दस्तावेज हासिल किए गए। तथ्यों के सत्यापन के लिए ईडी हेमंत सोरेन से अब इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। सोरेन के करीबी आईएएस छवि रंजन समेत कई लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन का ईडी को जवाब, बजट सत्र की तैयारियों में मैं व्यस्त हूं, ये हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया। ईडी का रवैया राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है, ये भी उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। तो हेमंत सोरेन का ईडी को ये जवाब सामने आया है, जहां उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं बजट सत्र की तैयारियों में व्यस्त हूं और ईडी का जो रवैया है वो राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है। सरकारी कामकाज को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना हेमंत सोरेन का।
तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, इस बीच हेमंत सोरेन ने क्या कहा है ईडी को, ये भी समझ लेना आपके लिए जरूरी हो जाता है। बता दें आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी है कि 2 से 29 फरवरी के बीच बजट सत्र संभव है। ऐसे में ये कहा गया हेमंत सोरेन की तरफ से कि वो बजट सत्र की तैयारियों में व्यस्त हैं और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 31 जनवरी या उससे पहले बुलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी हेमंत सोरेन कह रहे हैं आपका रवैया राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। इसके अलावा सरकारी कामकाज को बाधित करने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है, ये भी हेमंत सोरेन ने आरोप लगाए हैं। जनप्रतिनिधि को कर्तव्य पूरा करने से रोकने की कोशिश की जा रही है, ये भी हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया। इस तरह से समन जारी करना कष्टदायक है, ये कहा गया। साथ ही साथ कानून द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग यहां पर किया जा रहा है, ये गंभीर आरोप हेमंत सोरेन ने लगाए हैं। इस बीच जमीन घोटाले मामले में ईडी कल से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तलाश कर रही है। रांची से दिल्ली गए हेमंत सोरेन कल से ही लापता है। ईडी की टीम कल सुबह हेमंत सोरेन के साउथ दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिले। ईडी ने हेमंत सोरेन के घर से कई अहम दस्तावेजों को जब्त कर लिया। ईडी ने सोरेन की BMW कार को भी जब्त कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि रांची में सीएम आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता हेमंत सोरेन कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी, जैसा कि हमने आपको बताया, जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुनीत शर्मा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर कई अहम चीजें बरामद की गई हैं। पुनीत, सबसे पहले उसी का अपडेट हम तक पहुंचाई। देखिए, सोमवार की सुबह 7 बजे के आसपास ईडी की जो टीम है अपने अधिकारियों के साथ हेमंत सोरेन के साउथ दिल्ली के शांति निकेतन के 5/1 घर पर पहुंची थी। तकरीबन 7 घंटे तक ये टीम यहां पर रही थी। इसके अलावा जो ड्राइवर है हेमंत सोरेन का, उसको भी लेकर के आई थी और उससे भी पूछताछ की थी। यहाँ इसी घर से हेमंत सोरेन के एक BMW कार जो कि हेमंत सोरेन की है, उसको जब्त किया गया, जो हरियाणा नंबर की थी। इसके अलावा 36 लाख रुपए कैश भी पुलिस ने जब्त किए, ऐसा हमारे ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हेमंत सोरेन कहां है, क्योंकि 7 बार जब सम्मन दिया गया था हेमंत सोरेन को, तो सम्मन का कोई जवाब हेमंत सोरेन ने नहीं दिया। जब 8वीं बार सम्मन ईडी ने दिया हेमंत सोरेन को, तो 7 घंटे पूछताछ 20 जनवरी को की गई और उसके बाद 9वां सम्मन दिया गया था कि वो 27 से 31 जनवरी के बीच ईडी दफ्तर में पेश होकर के जांच में शामिल हो। लेकिन जब नहीं शामिल हुए तो यहां पर कल ईडी की टीम पहुंची और तमाम जो दस्तावेज, अहम दस्तावेज जो ईडी के हाथ लगे हैं, एक जो गाड़ी है वो लेकर के गई है BMW, और इसके अलावा 36 लाख रुपए कैश भी बताया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि ईडी ने दिल्ली पुलिस को भी कहा है कि वो पता करे कि आखिर हेमंत सोरेन है कहां। फिलहाल हेमंत सोरेन की तलाश की जा रही है और हेमंत सोरेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक मेल के जरिए ईडी को कहा है कि 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने जा सकती है। महत्वपूर्ण जानकारी पुनीत शर्मा दे रहे हैं। इस बीच बता दें, हेमंत सोरेन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। हम झारखंड आ रहे हैं, हेमंत सोरेन को समन भेज दिया। इसी दौरान बीजेपी राहुल की न्याय यात्रा से डरी हुई है। जयराम रमेश की ओर से कहा गया ये मोदी सरकार की नीति है। मोदी सरकार की ये नीति है। मोदी सरकार के 2 भाई हैं, ईडी और CBI। तो 14 तारीख से प्रयास किया गया है। 14 तारीख को मिलिंद देवरा को कांग्रेस से भगवाया गया, तब बाद में नीतीश कुमार जी की पलटी हुई जब हम बिहार के अंदर आए। अभी हम झारखंड आ रहे हैं तो हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी छोड़ी गई है। तो ये सब बीजेपी सरकार भोखलाई हुई है, प्रधानमंत्री भोखलाए हुए हैं, बीजेपी परेशान है। आइए रुक करते जितेंद्र शर्मा का ईडी दफ्तर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत समझना जरूरी हो जाता है जितेंद्र की किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई चल रही है झारखंड से लेकर दिल्ली तक, और इसको अब राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ एजेंडे के तहत किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जमीन को लेकर जो घोटाले का मामला सामने आया था, उसके बाद से लगातार जब नई तथ्य सामने आए जिसमें पता चला कि जो छवि रंजन जो IAS हैं जिनके ऊपर सीधा आरोप था इस घोटाले का, वो बेसिकली हेमंत सोरेन से जुड़े हुए हैं और उस टाइम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, तो लिहाजा ऐसे में ईडी का हेमंत सोरेन से पूछताछ करना बेहद जरूरी था। हेमंत सोरेन को तकरीबन 9 सम्मन भेजे गए, लेकिन 9 सम्मन पर हेमंत सोरेन एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि 20 जनवरी को उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उससे ईडी पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं थी। तो ऐसे में उन्हें 10वां सम्मन भेजा गया। इस 10वें सम्मन पर भी हेमंत सोरेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो लिहाजा
शनिवार को ये कार्रवाई शुरू होती है और रविवार रात को बताया जा रहा है कि ईडी की जो टीम है वो हेमंत सोरेन के घर जाती है और उसके बाद कुछ देर रुकने के बाद वापस आ जाती है और सोमवार सुबह एक बार फिर ईडी की टीम सुबह 7 बजे हेमंत सोरेन के शांति निकेतन स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन उस वक्त हेमंत सोरेन अपने घर पर मौजूद नहीं थे। कल तकरीबन घंटों तक ईडी की टीम वहां रुकी, वहां से एक BMW कार, इसके अलावा 36 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। उस जमीन घोटाले से जुड़े बताया जा रहा है कई अहम दस्तावेज हैं जो उस बंगले से बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में उन दस्तावेजों के बारे में, बरामद रकम के बारे में, BMW कार जो कि बताया जा रहा है अपराध से अर्जित आय के द्वारा खरीदी गई है, उसके बारे में पूछताछ करना हेमंत सोरेन से बेहद जरूरी है। लेकिन ईडी अधिकारियों का जो कहना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर ईडी अधिकारियों से कोई संपर्क नहीं किया है। ऐसे में उनकी तलाश की जा रही है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन का आधिकारिक तौर पर ईडी अधिकारियों से अभी तक कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। जी, तो कुल मिलाकर सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, क्योंकि बहुत देर तक वो किसी के ढूंढने पर सामने नहीं आए हैं। और इस बीच देखिए बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं, हेमंत सोरेन पर आरजेडी सांसद मनोज झा का भी बयान सामने आ गया है। मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, ये आरजेडी के मनोज झा कह रहे हैं पूरा देश देख रहा है कल से क्या हो रहा है, विपक्ष को चुनाव के साथ इन एजेंसियों से भी संघर्ष करना है, ये उनकी तरफ से कहा गया। एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रोटोकॉल होते हैं और कहते हैं कि आप ईडी हेमंत सोरेन जी को खोज रही है। चक्कर क्या है ना, ये सबको ढूंढेंगे। इनकी आप देखिए ना रफ्तार क्या चल रही है। हमें तो लगा था कि राम मंदिर के बाद इनका मन ठंडा हो जाएगा, लेकिन वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की अपने अंदर के राम को पहले वो नाथूराम वाला राम बना लिया, बापू वाला हे राम नहीं। अब यहाँ आप कल आपने देखा है लालू जी के साथ, आज तेजस्वी जी के साथ होगा, उधर महाराष्ट्र में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तो अब ये विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसी से भी संघर्ष करना है, लेकिन नतीजे अगर उलट आए ना तो जो लोग आज ईडी, आईटी, सीबीआई से ये करवा रहे हैं सबके सब जद में आएंगे। हमें तब भी कष्ट होगा, लेकिन हम कहेंगे सर शुरुआत तो आप लोगों ने की थी। और इस बीच बड़ी खबर, हेमंत सोरेन पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया है। सीएम को खोज कर लाने पर 11,000 इनाम। राज्य में संकट की स्थिति है, ये कहना बाबूलाल मरांडी का। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। इनाम हमने कहा है अभी 11,000। सर संवैधानिक संकट की आप बात कर रहे हैं कि संवैधानिक संकट, अरे स्वाभाविक है, तो जब राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाई नहीं है। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं। व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। हम मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा का, जो कि हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पर मौजूद हैं। और यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है पुनीत कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को कोई ढूंढ नहीं पाया, उनको तलाश नहीं कर पाया, उस पर अब तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भागने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर कोई घोटाला नहीं किया है तो डर कैसा? देखिए साफ सवाल यही उठ रहा है, क्योंकि सोमवार की सुबह जब 7 बजे ईडी की टीम यहां उनके आवास पर पहुंची थी तो सीएम उस वक्त थे या नहीं, एक बड़ा सवाल है। 7 घंटे पूछताछ की, उनके ड्राइवर से पूछताछ की, उनकी BMW लेकर के गई, 36 लाख रुपए लेकर के गए, तमाम अहम दस्तावेज लेकर के गए। उनकी तलाश की जा रही थी दिल्ली से लेकर के झारखंड तक, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। और अब 30 घंटे बीत जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन कहां है कुछ पता नहीं रहा। ना तो उन्होंने ईडी को अपनी लोकेशन बताई है, वो ईडी जो इनसे पूछताछ करके साफ करना चाहती है कि आखिर जमीन घोटाले से जुड़े मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन बच क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, ना तो ईडी के ना मीडिया के? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। और इसीलिए अब 31 तारीख का सभी को इंतजार है, वो पल जब हेमंत सोरेन की तरफ से मेल के जरिए जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि वो 1 बजे पेश होंगे। अब सवाल ये होता है कि क्या दिल्ली में हेमंत सोरेन है, झारखंड में है,
या फिर कहीं और सबसे बड़ी वजह यह है कि आखिर पूछताछ से बच क्यों रहे, क्या उनको गिरफ्तारी का डर लग रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, हमारे दोनों संवाददाता बता रहे हैं कि इस तरीके की ईडी कार्रवाई लगातार करती जा रही है और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन पर जिस तरह से इस वक्त एक्शन हो रहा है, ऐसे में सवाल है कि क्या जो बिहार में हुआ था वही झारखंड में होने जा रहा है। क्योंकि 1997 में जब लालू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी तो उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। अब 27 साल बाद 2024 में झारखंड में वही स्थिति पनपती नजर आ रही है, क्योंकि ईडी की जांच से हेमंत सोरेन के सामने गिरफ्तारी का संकट है। ऐसे में क्या जेल जाने की स्थिति बनी तो क्या अपनी पत्नी कल्पना को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाएंगे हेमंत सोरेन, ये बड़ा सवाल है। इस बीच रुक कर लेते हैं बिहार का भी। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ इस बीच जारी है। बड़ी खबर आपके सामने, जहां जमीन के बदले नौकरी मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। पटना ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव की पेशी हुई है। तस्वीरें आपके सामने है ईडी दफ्तर के बाहर। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। इसी पर पटना से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लालू प्रसाद यादव के बाद आज तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में आज ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। कल लालू प्रसाद यादव से लगभग 10 घंटे की पूछताछ हुई है और 10 घंटे की पूछताछ के बाद अगले ही दिन आज तेजस्वी यादव यहां पे पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव तो अंदर चले गए हैं, लेकिन बाहर देखिए उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो राजद के कार्यकर्ता हैं, वो अभी भी जमे हुए हैं। एकदम रात जितना बजे तक ये ईडी जितना बजे तक रखेगा उतना बजे तक आरजेडी का कार्यकर्ता यहीं रहेगा। आज भी रहेंगे और कल भी रहेंगे। वो बुलाते रहे, हम लोग यहीं पर खड़े रहेंगे। हम लोग अपने नेता के साथ है, नेता के साथ जीना है और नेता के साथ मरना। कब तक आप लोग जमे रहेंगे यहाँ? हम लोग जब तक हमारे अभिमन्यु अंदर हैं, जब तक शोषित गरीबों के मसीहा 142 करोड़ देशवासी की उम्मीद, 14.25 करोड़ बिहार वासियों की आवाज, शोषित वंचितों की आवाज जब तक कैद है, हम लोग पूरी जिंदगी लगा देंगे। तेजस्वी यादव के नाम, लालू यादव के नाम ये पूरा जीवन है। मर भी जाएंगे तो हमारा अगला बाल बच्चा भी तेजस्वी यादव का दीवाना रहेगा। हाँ रहेंगे, हाँ जब तक नहीं। हम लोग तेजस्वी यादव के लिए समर्पित पूरा जिंदगी रहेंगे। जब तक रहना होगा तब तक रहेंगे, यहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव जो 17 महीने में कर दिया, नरेंद्र मोदी 10 साल में कर पाया है। सर मानना चाहिए नरेंद्र मोदी को, जो 10 साल में आप 10 लाख नौकरी नहीं दिए और 17 महीने में 4 लाख नौकरी मिला है। इसलिए सर माननी चाहिए नरेंद्र मोदी को। आप ईडी सीबीआई को यूज कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ईडी सीबीआई अपना काम करके तेजस्वी जी को फिर से छोड़ेगा, ये विश्वास है हम लोग को। तो देखिए, तेजस्वी यादव अंदर चले गए हैं और तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू भी हो गई है। कल लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में 10 घंटे पूछताछ हुई है। लगभग 50 सवालों के जवाब लालू प्रसाद यादव से लिए गए हैं और आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो 24 घंटे पहले तक सत्ता में थे, लेकिन आज वो विपक्ष में हैं और ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। कार्यकर्ता यहां पे जमे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक तेजस्वी अंदर जमे रहेंगे तब तक वो बाहर जमे रहेंगे और यूं ही उनके समर्थन में नारेबाजी करते रहेंगे। तो जिस लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर तेजस्वी और लालू यादव से पूछताछ हो रही है, वो पूरा मामला क्या है बता देते हैं आपको। सीबीआई ने दरअसल इस पूरे मामले में जो आरोप सामने रखे हैं उसके मुताबिक लालू के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच ये पूरा स्कैम हुआ। नौकरी के बदले जमीन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। इसके अलावा प्रॉपर्टी लालू परिवार के सदस्यों के नाम ट्रांसफर हुई, ये आरोप है। मुंबई, कोलकाता, जबलपुर जोन में नौकरियां दी गई। इसके अलावा कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में भी नौकरियां दी गई। लालू के रेल मंत्री रहते हुए ये नौकरियां जमीन के बदले दी गई। 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन महज 26 लाख पे हासिल की गई। ये सारी जमीन लालू परिवार ने बिहार में हासिल की, ये भी आरोप है। उस वक्त जमीन का बाजार भाव 4.39 करोड़ रुपए था और ये कम में हासिल की गई, इस तरीके के गंभीर आरोप हैं। अब जो 4 तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, ये उस वक्त की है जब तेजस्वी यादव पटना के ईडी दफ्तर पहुंचे थे। पटना ईडी दफ्तर में आरजेडी कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ है। तेजस्वी यादव के समर्थन में जबरदस्त नारे लग रहे हैं। तेजस्वी यादव कार से उतरकर कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे इस दौरान उन्होंने बातचीत भी की।
अब समझिए कि किन किन आरोपों में लालू परिवार घिरा हुआ है। जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में। इसके अलावा लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और हेमा यादव इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लालू परिवार कहां कहां आरोपी है, जानकारी आपके सामने। IRCTC घोटाला, इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लालू परिवार और कहां कहां आरोपी है, चारा घोटाला जिसमें खुद लालू यादव आरोपी है। आज तेजस्वी से ईडी की पूछताछ हो रही है। इससे पहले कल लालू यादव से ईडी ने 10 घंटे तक सवाल जवाब किए थे और ऐसे में अभी का ताजा अपडेट क्या है जानने के लिए पटना रुख करते हैं हमारे संवाददाता रुपेश कुमार का। हमने वो आपकी रिपोर्ट देखी रुपेश, जिसमें कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से घेर लिया था जब तेजस्वी पहुंचे थे। अब कितना वक्त बीत चुका है तेजस्वी को अंदर गए हुए और क्या लग रहा है जिस तरीके से कल लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ हुई, कुछ ऐसा ही आज भी होता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल 1 घंटा पहले तेजस्वी यादव अंदर गए हैं, उनसे पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस देश के एक मुख्यमंत्री जो ईडी से भागे भागे फिर रहे हैं और दूसरे एक उप मुख्यमंत्री जो भागे भागे ईडी के पास पहुंचे हैं, और दोनों ही मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। एक तरफ जमीन घोटाले का आरोप है तो दूसरी तरफ नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। और कल पूरे दिन जो स्थिति रही थी, पीछे आप ईडी दफ्तर देखिए और जहाँ मैं खड़ा हूँ एक मंदिर का परिसर है। एक तरफ तेजस्वी यादव ईडी के चंगुल में हैं तो दूसरी तरफ पूरी पार्टी भगवान की शरण में है एक तरह से कहें तो। और यहाँ पर मीसा भारती जहाँ कल बैठी रही थी, आज वहाँ पर मनोज झा बैठे हुए हैं, चंद्रशेखर जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, और उनकी पूरी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता बाहर नारेबाजियाँ कर रहे हैं। और अंदर ये मंदिर परिसर में जो शक्ति यादव को आप देख सकते हैं, शक्ति यादव जो मुख्य प्रवक्ता हैं RJD के, तमाम जो बड़े नेता जो 24 घंटे पहले तक मंत्री थे वो अब पूर्व मंत्री हो चुके हैं। कई पूर्व मंत्री यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन जो मामला है जिस तरीके से, और इस मामले में लैंड फॉर जॉब मामले में 2 चार्जशीट फाइल हुई है। एक जिसमें लैंड फॉर जॉब मामला है, दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिसमें कॉग्निजेंस लिया है। और अगले महीने की 9 तारीख को राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और अमित कात्याल, हृदयानंद चौधरी, इन तमाम लोगों को उपस्थित होना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 10 घंटे लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा, क्योंकि सवालों की फहरिस्त ज़्यादा है। जब तेजस्वी यादव के सामने ईडी पहुंची है तो उसके पहले हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री रहने के दौरान जो ये नौकरी के बदले ज़मीन लेने का मामला है उसमें पूछताछ हुई है। लेकिन ज़मीन किसके नाम पर ट्रांसफ़र हुआ है, जो AK इन्फो सिस्टम जो कंपनी है वो तेजस्वी यादव का दिल्ली में जो मकान है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, उसका पता है। यानी कि सवाल ज़्यादा हैं तेजस्वी यादव से। और इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा गया था कमिटेड जुडिशरी की बात, और यह कहा गया था कि जजेस को हमारी विचारधारा के अनुरूप चलना होगा। आज वो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। आपको पता है नाजियों की एक बड़ी फेमस फिल्म थी ट्रायम्फ ऑफ द विल, 1934 में उसका मंचन हुआ नाजी पार्टी के कन्वेंशन में। उस मंचन के समाप्त होने के बाद हिटलर के राइट हैंड व्यक्ति रूडोल्फ हेस, जो बाद में अरेस्ट हो गया था, 92 में शायद उसकी डेथ हुई, उसने नारा लगवाया था हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक यही नारा छोटे मोटे नेता ने नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और आज तक कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है, तो वो कांग्रेस का आज तक आधिकारिक बयान है। इसलिए जो लोग राजनीति में इस प्रकार की बात कहते हैं कि कौन डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो मैं एक और चीज कोट करना चाहता हूं। मार्गरेट अल्वा जी कांग्रेस की सीनियर लीडर रही हैं। उन्होंने किताब लिखी है करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व लीडरशिप का नाम लेते हुए कहा है कि द टॉप लीडरशिप के लिए दे फंक्शंस इन एन एब्सोल्युटली आर्बिट्रेरी मैनर एंड सपोर्ट्स करप्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड द नेक्सस। तो आपके नेता के बारे में कह रहे हैं। और नटवर सिंह ने क्या लिखा है, वन लाइफ इज नॉट एनफ। PV नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर। अरे क्या क्या सुनेंगे भाई। तो मैं साफ बात कहना चाहता हूं, यह सच है, जो आर्बिट्रेरी अधिनायकवादी शक्तियां थीं उनके हाथ से अब
सत्ता को निर्णायक रूप से जाने का समय आ गया है और यह साफ दिख रहा है। वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां पर कि 44 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लाभ मिला है, जनधन योजना के 50 करोड़ अकाउंट बने हैं, 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास मिला है, सत्ता में सबको सम्मान, सबको स्थान मिला है। वैसे एक और बात बता दूं, भारत के इतिहास में एक ही प्रधानमंत्री हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कोर्ट ने जिनको करप्ट प्रैक्टिसेस और माल प्रैक्टिसेस के लिए दोषी साबित कर दिया, उसके बाद उन्होंने कोर्ट के निर्णय को रौंद दिया। हिजाब का विवाद एक बार फिर से लौट आया है। जी हां, कर्नाटक के बाद अब राजस्थान की सियासत में भी हिजाब विवाद की एंट्री हो गई है और अब स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर आपत्ति जताने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इससे पहले 2021 में कर्नाटक में इसी तरह का मामला सामने आया था। अब बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान के बाद राजस्थान में भी इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। कल सैकड़ों मुस्लिम छात्राओं ने सुभाष चौक थाने में विरोध प्रदर्शन किया, उनसे माफी मांगे जाने की बात कही है। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। इस बीच बता दें, राजस्थान में हिजाब को लेकर बड़ा हंगामा शुरू हो गया है। जयपुर के सरकारी स्कूल में हिजाब पर विवाद। स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचे थे बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य। हिजाब पहनी बच्चियों को लेकर उनकी ओर से सवाल उठाए गए। प्रिंसिपल से कहा ये सब चेंज करवाओ। विधायक के बयान पर छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। और अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बयान क्या था, जिसके खिलाफ छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। नारे लगवाए और अलाउ नहीं है, पर अभी हम एसीपी साहब से बात करके आए। उन्होंने बोला है कि ऐसे कुछ मत करो और है ना, हमारी एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर ली, आगे जाइए। उसके आगे एनुअल डे फंक्शन पर बाल मुकुंद आचार्य हमारे स्कूल के अंदर आए थे। हमने उनका बहुत अच्छे से स्वागत करा था, पर उन्होंने आके हमारे स्कूल में नारे लगवाए और लड़कियों ने जब ना लड़कियों ने कुछ लड़कियां चुप की तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को मना किया गया है, उनको प्रेशराइज करा ताकि वो लड़कियों ने नारे लगाए और फिर उन्होंने उसके बाद दरअसल विधायक आचार्य बाल मुकुंद एक सरकारी स्कूल में एनुअल फंक्शन के मौके पर चीफ गेस्ट थे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को हिजाब पहने देख आपत्ति दर्ज की और इस मामले पर उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल को भी डांट लगाई। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मुस्लिम छात्राओं ने कल थाने का घेराव किया और हिजाब पहनने पर आपत्ति जताने पर विरोध किया। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया है। देखिए छात्राओं ने किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने कैसे इस पूरे मामले का विरोध किया, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि जयपुर में हिजाब विवाद का पूरा मामला आखिरकार क्या है। बता दें आपको, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य गंगा पोल इलाके के सरकारी स्कूल में गए। स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहने देखकर विधायक ने आपत्ति जताई। बाल मुकुंद आचार्य ने स्कूल की प्रिंसिपल को भी डांट लगाई। प्रिंसिपल से कहा कि छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोकें। इसके अलावा बता दें आपको कि विधायक ने भारत माता, सरस्वती माता की जय के नारे भी लगाए। बाल मुकुंद आचार्य ने बच्चों के साथ जय श्री राम के भी नारे लगवाए। विधायक ने सरकारी स्कूल में ड्रेस कोड का पालन करने की बात कही। सोमवार को कई मुस्लिम लड़कियों ने जयपुर में थाने का इसके बाद घेराव किया। एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही थी। पुलिस ने आश्वासन दिया तो वापस लौटी ये छात्राएं। इस पूरे विवाद पर हमने बाल मुकुंद आचार्य से बात की तो उन्होंने क्या कहा बता देते आपको। राजस्थान के सभी स्कूलों में एक ही ड्रेस कोड लागू हो। बाल मुकुंद आचार्य ने छात्राओं के हिजाब पहनने पर आपत्ति भी दर्ज कराई। कहा बच्चियां स्कूल की हैं या नहीं, मुझे इस पर शक है। एक बार फिर से हिजाब की एंट्री हो चुकी है और इस बार एंट्री हुई है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर से विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य जी, आपने आपत्ति जताई है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? क्योंकि बच्चियों ने विरोध किया है और थाने के बाहर जो है घेराव भी किया है।
कुछ राजनीतिक लोगों ने इसको गलत तरीके से ले जाके, और वो स्कूल के बच्चे हैं भी कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा अभी, और एक माहौल क्रिएट किया गया है। स्कूल के अंदर वो लोग कहाँ गए थे जब सरस्वती जी की मूर्ति हटा दी गई थी? वो लोग कहाँ गए थे जब स्कूल में प्रार्थना बंद करा दी गई थी? वो लोग कहाँ गए थे जब स्कूल में सरस्वती वंदना बंद करा दी गई थी? वो कहाँ गए थे उस समय जब स्कूल में अजान के टाइम पे पढ़ाई बंद कर दी जाती है और सब लोग चले जाते हैं या वहाँ पर कमरों में चालू हो जाते हैं सब लोग करना? ये स्कूल है, स्कूल का प्रशासन है, वहाँ का नियम है, ड्रेस कोड है, और उसी के आधार पर सबको स्कूल में आना चाहिए। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बाल मुकुंद का समर्थन किया है। बता दें हिजाब पर बैन लगना चाहिए, ये उनकी ओर से कहा गया है। हिजाब बुर्का मुस्लिम देशों में ही अस्वीकार्य। हिजाब और बुर्का ये कई मुस्लिम कंट्रीज में प्रतिबंधित है। जब मुगल आक्रांता यहाँ आए उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में चलाई, तो ये बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, और जो भी इसकी मांग उठा रहे मैं उसको उचित मानता हूँ। और ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता ध्वज आर्या जुड़ गए। ध्वज, और क्या कुछ डिटेल्स इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रही है? छात्राओं ने भी जोरदार प्रदर्शन किया, जिस तरीके से विधायक की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई उनके हिजाब पहनने पर, और इसको लेकर अब जिस तरीके से सियासत हो रही है, आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान? देखिए, निश्चित तौर पर इस स्कूल में मौजूद हो जहाँ ये सब पूरा ये घटनाक्रम हुआ था। बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं। हिजाब को लेकर क्या कहना है आपको? उस दिन जो 26 जनवरी को हुआ था और जो एनुअल फंक्शन था और 26 जनवरी नहीं थी। ठीक है, क्या हुआ था उस वक्त? उस दिन बाबा जी आए थे, उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। स्कूल में आना, उन्होंने नारे लगवाए थे जय श्री राम के, हमने नहीं लगाए थे। मुस्लिम जो थी और जो नॉन मुस्लिम लड़कियां थी उन्होंने लगाए थे। उन्होंने हिजाब पे भी आपत्ति जताई थी। इस पे हमें गुस्सा है, बस उन्होंने हिजाब पे आपत्ति क्यों जताई और नारे क्यों लगवाए? उन्होंने शिक्षा की हिजाब पहनते तो हम बोलते हैं शादीशुदा लड़की हैं क्या? और सर बोल रहे के नाम से ना नारे क्यों नहीं लगा रही बेटा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लगाओ नारा। ऐसे कैसे लगाए नारे? कहते हैं कि ना कि ये ऐसे माहौल खराब करनी है लड़कियाँ। ऐसे क्या पर्दे में रहने से माहौल खराब होता है क्या? आप ये बताएं। एक नया ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है, तो क्या लगता है हिजाब पर बैन लगेगा? क्या कहना है? नो, बिल्कुल भी हिजाब पे बैन नहीं लग सकता। कहीं से भी ऑर्डर नहीं आएगा इस चीज का। ये आप देख सकते हैं कि जो बच्चियां हैं, जो स्कूल की बच्चियां हैं, इनमें जो है कितना विरोध है, और ये साफ तौर पर कह रही हैं कि हिजाब को जो ये पहन कर आती हैं स्कूल में आके उतारा जाता है, जो हिजाब है उसको उतार दिया जाता है और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हिजाब पर अगर बैन लगता है, इनका विरोध आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चियाँ हैं विरोध कर रही हैं, और उनका ये कहना है कि जो नारे लगाए गए, जय श्री राम के नारे लगाए गए और इनसे कहलवाया गया, तो ये कहीं ना कहीं ये विरोध है राजस्थान में बढ़ता नजर आ रहा है। और जो एक नए ड्रेस कोड की बात की जा रही है कि एक नया ड्रेस कोड जो लागू किया जाए और उसमें हिजाब को हटा दिया जाए, उसका भी विरोध यहाँ पर जो है बच्चों कुल मिलाकर किस तरीके से विरोध हो रहा है, इस पूरे मामले पर सियासत भी अब शुरू हो गई है।